दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अब स्कूलें बराबर चल रही हैं, क्लासें बराबर लग रही हैं, आप घर रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जाकर भी पढ़ाई कर रहे हैं और ये वीडियो है आपको और ज़्यादा तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की बात करते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण की। तो बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है और रसायन विज्ञान से संबंधित है ये पाठ, और यहाँ से एग्ज़ाम में पूरी संभावना आती है प्रश्नों की। अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में, पीएच स्केल के बारे में और साबुनियम अपमार्जक के बारे में। तो साबुनियम अपमार्जक इस बार हटा दिया गया है, तो लेकिन फिर भी हम इसको ये तैयार कर लेंगे। तो देखना, यहाँ पे चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है? अम्ल एसिड, ACID, एसिड लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। ACI का अर्थ होता है खट्टा तथा DUS यानी डस का अर्थ यानी पदार्थ होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे? खट्टे पदार्थ। अम्ल का मतलब हम लेंगे साधारणतया खट्टे पदार्थों से लेंगे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी जो लिटमस पत्र होता है उसके विलयन में, लिटमस पत्र को जब किसी विलयन में डुबोएंगे तो अगर वह नीले से लाल हो जाता है तो हम समझेंगे कि उस विलयन की प्रकृति है अम्लीय। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी जब इनको जल में घोला जाता है तब ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अब हम इनके पीएच की बात करते हैं। अम्लों का पीएच मान है वो 7 से कम होता है, यानी 0 से लेकर 7 तक होता है, तो ये अम्लीय विलयन कहलाता है। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं अम्लों के गुण। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल प्लस धातु इजिकल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके संबंधित लवण बनाते हैं, प्लस जल का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षारक की क्रिया से लवण व जल बनते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी यहाँ पे अम्ल व क्षार अपने अपने गुण खो देते हैं। नंबर 4 है अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड। यहाँ पे भी लवण व जल का निर्माण होता है, यानी अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ जब क्रिया करवाई जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। अम्लों के जल में विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि जल में ये हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं, यानी अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। और ऐसा किस कारण होता है? ये हाइड्रोजन आयन में बदल जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे महत्वपूर्ण खनिज अम्लों के बारे में कि कौन कौन से जो खनिज हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे HCl है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये 3 प्रकार के अम्ल हैं, महत्वपूर्ण खनिज अम्ल कहा जाता है इन्हें, और ये प्रबल अम्ल भी कहलाते हैं। और अम्ल है वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। देखिए, यहाँ पे इस चित्र में ये इंगित कर रहा है कि अम्लों की बोतलों पे ऐसा निशान बना हुआ होता है, इसका मतलब है अम्ल है वो संक्षारक होते हैं, अर्थात ये जला भी सकते हैं। अब एक पदार्थ होता है जिसका नाम है अम्लराज, जिसे एक्वा रेजिया भी कहते हैं।
यानी 3 भाग हम HCl के लेंगे और 1 भाग जब HNO3 का लेंगे तो एक विलयन बनता है। उस विलयन को हम अम्ल राज एक्वा रेजिया कहते हैं और इसी से मिलता जुलता भाग है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी की बैटरियाँ वगैरह होती हैं उनमें तेजाब के रूप में काम में लिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये होता है अम्लों का राजा। और अम्ल राज होता है जिसमें सोने तक को गलाने की क्षमता होती है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले अम्लों के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सिट्रिक अम्ल। ये सारे अम्ल हैं वो प्राकृतिक हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सिट्रिक अम्ल है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर है टार्टरिक अम्ल जो अंगूर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। मेलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, यानी जो लाल चींटी होती है छोटे वाली चींटी उसमें ये पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों और इनको याद भी कर सकते हैं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और हमारी जो वेबसाइट है studylearner.in पर जाकर आप वहाँ पर स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, क्विज सॉल्व कर सकते हैं और अनेक रोचक जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्षार की बात करते हैं हम। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या कसेले होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी लिटमस पत्र को जब हम ऐसे विलयन में डुबोएं जब उसका रंग है वो नीला हो जाता है, यानी लाल से नीला हो जाता है, तो वो क्षार ये प्रकृति का होता है। और क्षार को जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। और क्षारों का pH मान है वो 7 से अधिक होता है। 7 से लेकर 14 तक का मान है वो इनकी श्रेणी में आता है। तो ये 14 तक का मान इनकी श्रेणी में आता है, यानी वो पदार्थ जिनका pH मान है वो 7 से अधिक होता है और 14 तक होता है, वो पदार्थ सारे क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हम क्षारों के गुण पढ़ेंगे। जैसे हमने अम्लों के पढ़े थे तो यहाँ भी इनके हम गुण पढ़ने वाले हैं। क्षारक प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, यानी क्षारकों की जब धातुओं के साथ क्रिया करवाई जाती है तो अम्ल की तरह ये भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक प्लस अम्ल लवण प्लस जल का निर्माण यहाँ पे होता है, यानी क्षारकों की जब अम्लों के साथ में क्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षारक बोल दो या क्षारक या अम्ल बोल दो, दोनों में ही लवण और जल का निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और तीसरा है कि क्षारीय विलयन या क्षारकों के जलीय विलयन विद्युत का चलन करते हैं, क्योंकि ये जल में OH आयन का निर्माण करते हैं और इस OH आयन के कारण ही क्षार भी अम्ल की तरह विद्युत का चालन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में कि हमारे पास अम्ल है और क्षार है, जब दोनों की क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पे देखिए लवण और जल का निर्माण होता है, यानी अम्ल और क्षार दोनों अपने अपने गुण खो देते हैं, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की परिभाषाएं। आर्यनीय संकल्पना, ब्रानस्टेड-लोरी संकल्पना और लुईस संकल्पना, यानी हम तीनों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि आर्यनीयस ने अपनी जो संकल्पना किस प्रकार प्रस्तुत की, ब्रानस्टेड-लोरी 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर किस प्रकार इनकी परिभाषा दी। और तीसरा है लुईस संकल्पना, यानी लुईस ने अपनी संकल्पनाएं किस प्रकार है वो प्रस्तुत की थी। तो देखिए यहाँ पे हम इन्हें तुलनात्मक रूप से इनका हम अध्ययन करेंगे। तो अगली स्लाइड में लेते हैं। देखिए संकल्पनाएं दी गई हैं, आर्यनीय संकल्पना, ब्रानस्टेड-लोरी संकल्पना, लुईस संकल्पना। देख सकते हैं इन्होंने अम्ल के बारे में क्या कहा था कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्यनीयस ने कहा था अम्लों के बारे में
क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो आप दोनों के बारे में देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इनके HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH और H2CO3, ये सभी अम्लों के उदाहरण हैं। और क्षार में देख सकते हैं आप KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस और NH4OH, ये सभी क्षारों के उदाहरण हैं। अब हम दूसरी संकल्पना की बात करें। ब्रांस्टेड और लोरी दोनों ने ये संकल्पनाएं मिलकर प्रस्तुत की थी और इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं, यानी प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं। दूसरे वाले हैं प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं, यानी जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। फिर लुईस संकल्पना की बात करते हैं। लुईस ने अम्लों के बारे में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं BF3, AlCl3, Mg+2, Na+2, Na+। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अम्लों के उदाहरण हैं। और इधर देख सकते हैं आप H2O, NH3 और OH- और Cl-, ये सभी क्षारों के उदाहरण हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं वो क्षार कहलाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में। देखो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। pH स्केल में P का मतलब होता है पुषांश यानी शक्ति और H का मतलब है हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। pH स्केल अम्ल व क्षार में उपस्थित H आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को मापने के काम आती है। यानी हम pH किसे कहेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक यानी लॉग को pH कहते हैं। ये आप परिभाषा देख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक या लॉग को pH कहा जाता है। और ये pH निकालने का फॉर्मूला है pH बराबर -log और H प्लस, ये pH का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि ये बीच में आप देख रहे हैं कि उदासीन मान है, यहाँ पे इसकी pH है वो 7 होती है। और इधर आप देख रहे हैं बाईं ओर जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है विलयन है वो अम्लीय होते हैं। और हम दाहिनी ओर देखें तो OH यानी हाइड्रोक्सिल आयनों की मात्रा बढ़ती जाती है, सांद्रता बढ़ती जाती है, इन्हें हम क्षार कहते हैं। ये क्षार को इंगित करती है। अब यहाँ पे कुछ पदार्थों का pH मान दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 पे HCl अम्ल है जिसका pH मान 0 होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देख सकते हैं आप जो उदर में पाया जाता है उसका होता है 1.2। फिर यहाँ पे हम जैसे फलों की बात करते हैं, खट्टे फल हैं आम, इनकी जो pH है वो 2 से थोड़ी कम होती है। और ये जो सिरका है एसिटिक अम्ल उसकी pH 2 से 3 के बीच में होती है। इसी प्रकार दही है, दही की 3 से 4 के बीच में होती है। टमाटर है 4 से 5 के बीच में होती है। सेब है 5 से 6 के बीच में होती है क्योंकि सेब में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और देख सकते हैं आप शुद्ध जल की pH है वो 7 होती है यानी उदासीन मान होता है। और परीक्षा में ये कई बार पूछा जाता है कि उदासीन मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं। फिर जो हम टूथपेस्ट करते हैं उनकी pH देखिए 8 होती है यानी ये हल्के क्षारीय होते हैं। देख सकते हैं आप टूथपेस्ट के बारे में कि इसकी जो pH है वो 8 होती है। और जो ब्लड है उसकी 7.4 होती है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ब्लड की आप 7.4 याद कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप साबुन की 9 से 10 के बीच में होती है। इनो है जो आप पीते हैं एसिडिटी होने पर उसकी 10.2 के आसपास होती है। और जो सोडा पेय पीते हैं उनकी 11 से 12 के बीच में होती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सबसे अधिक प्रबल ये
इसकी होती है 14 तक। तो ये कुछ pH मान थे जो आप याद करके आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और बाद में है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व है, कि ये pH का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उदर में अम्लता, पहला है उदर में अम्लता, यानी जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशिया, यानी जिसे मैग्नीशियम का दूध भी कहते हैं, को हम अगर लेंगे तो हमारे पेट की अम्लता दूर हो जाएगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्षार होता है और पेट में अम्ल से जाके उसको उदासीन कर देगा, तो हमें ये राहत मिल जाएगी। दूसरा है दंत क्षय, यानी दांतों का क्षय होना, यानी दांतों के ऊपर जो एनिमल होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम खाना खाने के बाद में दांतों को ठीक प्रकार से साफ़ नहीं करते हैं तो जो बैक्टीरिया हैं वो एक विशेष प्रकार का अम्ल उत्पन्न करते हैं और उस अम्ल से ये एनिमल है वो उसका क्षय होता है। इसको बचाने के लिए हमें भोजन करने के बाद कोई क्षारीय दंतमंजन है उसका उपयोग करके हम अच्छे से दांतों को साफ़ करके और इस दंतक्षय को रोक सकते हैं। अगला है कीटों का डंक। हम हमारे आसपास देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे रहते हैं जो हमें डंक मार देते हैं। तो डंक मारने के कारण क्या होता है? डंक मारने के कारण हमारी त्वचा में जलन होने लग जाती है, यानी जो कीट हैं वो हमारी त्वचा में एक अम्ल छोड़ते हैं जिसका नाम है मेथेनोइक अम्ल, और मेथेनोइक अम्ल के कारण हमारी त्वचा में जलन होती है। जब हम इस काटे गए भाग पर कोई क्षारीय लवण को रगड़ते हैं तो हमें आराम मिलता है। अगला जो उपयोग है वो अम्लीय वर्षा, यानी बहुत सारे जो प्रदूषित पदार्थ हैं यानी प्रदूषक हैं जो वाहनों से निकलते हैं, कारखानों से निकलते हैं, वो ऊपर जाकर जब बारिश होती है तो उससे क्रिया करते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं और बारिश के साथ में घुलकर और धरती पर अम्लीय वर्षा के रूप में बरसते हैं। इससे जीवों को, इमारतों को नुकसान होता है। फिर है मृदा की pH, की मिट्टी है उसकी भी pH वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो अगर मृदा की pH बदल जाती है तो हम जिप्सम जैसे क्षारों के उपयोग से अम्लता को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का आधा पार्ट है इस वीडियो का। अगले पार्ट में आप फिर देखना, एक बहुत शानदार तरीके से आपको अच्छे नोट्स संक्षिप्त में मिलेंगे, तो आप इनको पढ़कर अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और परीक्षा में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।